नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सेट एग्जाम हो चुका है और आप वेट कर रहे हैं पेपर सॉल्यूशन का। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सेट 2024 पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ में पेपर का सॉल्यूशन भी होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताऊंगा आपके अपकमिंग नेट एग्जाम के लिए, क्योंकि अब लगभग 2.5 महीने के अंदर आपका नेट का एग्जाम होने वाला है और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस महाराष्ट्र सेट से आए हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टफ थे, बार बार आ सकते हैं एग्जाम में परेशान करने के लिए, और कौन से क्वेश्चंस बहुत आसान थे। दोस्तों, ये पेपर सॉल्यूशन सिर्फ महाराष्ट्र सेट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी सेट एग्जाम को दे रहे हैं, जैसे हिमाचल सेट है अभी 28 अप्रैल के आसपास होने वाला है, बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम होने वाला है, तमिलनाडु सेट होने वाला है। अलॉन्ग विद दैट जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये पेपर सॉल्यूशन बहुत काम आएगा। चूंकि पेपर लंबा है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार में 30-35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं, उसके बाद बहुत जल्दी आपको दूसरी वीडियो हाथों हाथ दे दी जाएगी ताकि आप एक फ्लो में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले एक चीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार हमसे बात भी कर रहे हैं, हमारा फ्रेश ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। महाराष्ट्र सेट होने के बाद बहुत बच्चों ने अप्रोच किया था हमें कि सर पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत अलग है। जी हाँ, क्योंकि अब सेट एग्जाम में नेट का स्टैंडर्ड डाल दिया है। आप मेरी बात को वेरीफाई कर सकते हैं। नेट का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, महाराष्ट्र सेट का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, या किसी भी स्टेट एग्जाम के सेट के सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। आप देखोगे डिट्टो नेट के सिलेबस को कॉपी करके सेट में डाल दिया गया है, यानी स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है, कंपटीशन बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं हाई लेवल, आप अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मैं 10 बार नेट क्वालिफाइड हूं। जितने महाराष्ट्र के स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहे हैं, ये मेरा फर्ज है मैं आपको बताऊं अपने बारे में। मैं इंग्लिश में 10 बार नेट क्वालिफाइड हूं, 2 बार जेआरएफ हूं, 17 सेट जिसमें आपका महाराष्ट्र सेट भी है, मैंने वो भी क्वालिफाई किया हुआ है। अब आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, अभी क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हम आपको क्रैश कोर्स में जून तक टोटल सब कुछ पढ़ाएंगे। हमने क्रैश कोर्स में बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हुए हैं, उन बच्चों के इंटरव्यूज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। फिर से रिपीट करूंगा, हमने जो रिजल्ट्स दिए हैं वो रिजल्ट्स किसी की दूर से खींची हुई फोटो नहीं है, किसी का स्टेटस कॉपी किया हुआ नहीं है, कहीं से उठा के फोटो लगाई हुई नहीं है। इंटरव्यूज हैं उन बच्चों के इंटरव्यू जिन्होंने 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन में एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। यानी क्रैश कोर्स में आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको जुलाई से दिसंबर अगला 6 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस होंगी, आपको सिर्फ इस पे मुझे व्हाट्सएप करना है, आपको सिर्फ ये कहना है आई वांट टू ज्वाइन क्रैश कोर्स एंड जुलाई टू दिसंबर फ्री क्लासेस। अब चलते हैं हमारे आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है महाराष्ट्र सेट का पेपर। ध्यान से देख लीजिए, मेरे पास ये स्टूडेंट कॉपी है, किसी कॉलेज से आई है, इंजीनियरिंग कॉलेज से, इंग्लिश का स्टूडेंट की कॉपी है ये। अब देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन था, क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता जाऊंगा। पेन पेपर ले लीजिए, नोट कीजिएगा साथ साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए दोस्तों। मैं यहाँ पे एक पेन ले लेता हूं आपसे बात करने के लिए। इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है कि इसमें 2 फीमेल राइटर्स है हमारे पास, कॉर्नेलिया सोराबजी एंड सरोजनी नायडू। कॉर्नेलिया सोराबजी, सरोजनी नायडू में से किसी भी सिलेबस के अंदर इंडिया की किसी भी प्रॉपर इंग्लिश एंड इंडियन इंग्लिश स्टडीज में कॉर्नेलिया सोराबजी कोई नहीं पढ़ाता है। मैंने भी आज तक नहीं पढ़ाया था। आपका पहला क्वेश्चन ही बहुत टफ है, जानबूझ के डाला गया है। कौन है ये? क्या ये बहुत प्रोमिनेंट राइटर है? क्या इंडिया के किसी भी सिलेबस में है? किसी भी सिलेबस में नहीं है। अब देखिएगा, मुझे भी ढूंढ के पढ़ना पड़ा। कॉर्नेलिया सोराबजी, सरोजनी नायडू वर प्रोमिनेंट पोएट्स। ये कह रहे हैं प्रोमिनेंट पोइट्स, और मैंने नाम नहीं सुना है। 10 बार नेट क्वालिफाइड ने नाम नहीं सुना और ये कह रहे हैं प्रोमिनेंट पोइट्स। पब्लिक लाइफ एसोसिएटेड विद, अब ये भी नहीं पूछा है। चलिए मान लीजिए एक पोइट विनीत पांडे ने नहीं पढ़ा है, लेकिन सवाल क्या है? पब्लिक लाइफ, यानी पोइट जिंदगी में क्या कर रहा है कविता लिखने के अलावा। तो भैया बहुत ढूंढने के बाद पता चला कॉर्नेलिया सोराबजी इंडिया की फर्स्ट फीमेल लॉयर, महिलाओं के लिए आवाज उठाती थी, एलएलबी भी किया था इन्होंने। तो आपका आंसर ये सही है, वुमेन्स कॉजेज एंड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि सरोजनी नायडू ने भी सेम चीज की थी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए। अब आपको क्या करना है, अपने नोट्स में लिखना है कॉर्नेलिया सोराबजी। चाहो तो 2 मिनट खुद ढूंढ के पढ़ लो, नहीं तो वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन जिसने एलएलबी किया फॉर वुमेन राइट्स, ये आवाज उठाती थी महिलाओं की। देन शी रियलाइज्ड कि मुझे कानून का नॉलेज होना चाहिए, उन्होंने एलएलबी किया। आप और पढ़ सकते हैं। अब आता है मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, और ये हाई लेवल क्वेश्चन है।
स्टेट एग्जाम के हिसाब से एकदम नहीं है। जितने मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं, आपने कई बार देखा होगा कि मैं आपसे कई बार बोलता हूं विनी वीडी वीसी। आपने कई बार देखा होगा मैं विनी वीडी वीसी की बात करता हूं। वो विनी वीडी वीसी कॉन्सेप्ट सेम यही कॉन्सेप्ट है, विनी वीडी वीसी। ध्यान से देखिएगा, विनी वीडी वीसी। अब बच्चे बोले सर ये है क्या? देखिए, आप एक मैरिड वुमन है, आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे हमारे महाराष्ट्र सेट की क्वालिफाइड लड़कियों के। आपके पास किताबें पढ़ने के लिए नहीं है और क्वेश्चन ये आ रहा है जो स्कॉलर्स के पास नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले, विनी वीडी वीसी जूलियस सीजर की लाइन है, आई केम आई सॉ आई कॉन्कर्ड। इसका पोस्ट कॉलोनियल नरेशन पढ़ाता हूं मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। मैं एग्जांपल भी देता हूं, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा और अंग्रेजों ने हमें जीत लिया। ये सेम कॉन्सेप्ट है, अडॉप्ट, किसी को अडॉप्ट कर लेना, अडेप्ट करना, किसी भी चीज़ों में अनुकूलन करना, उसको समझना, उनके साथ मिक्सअप होना और फिर उन पे कंट्रोल करना। ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म की इन डेप्थ स्टडी का क्वेश्चन है। सेट एग्जाम के हिसाब से बहुत टफ है, नेट में हम ये चीज़ें पढ़ाते हैं। तो अब याद रखना दोबारा से, विनी वीडी वीसी कॉन्सेप्ट, अडॉप्ट अडेप्ट अडेप्ट कॉन्सेप्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते थे सर ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये इंडियन नॉन फिक्शन से है। आपके नेट के सिलेबस में, महाराष्ट्र के सिलेबस में नॉन फिक्शन है, इंडियन नॉन फिक्शन। क्वेश्चन डायरेक्ट है राजा राव से। यहां पे मेमोरी आपकी काम करनी चाहिए। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो राजा राव से डायरेक्ट आंसर है, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। कोई भी टीचर आपको, ये ऐसा नहीं कि सर मैं पढ़ाता हूं, कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है, इसे ऑन ड्रामेटिक पोएट्री अगर आप पढ़ते हो उस टीचर से, 1668 का फेमस वर्क, निएंडर जो है वो ड्राइडन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंट्स ड्राइडन। मैंने जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स या ऑफलाइन बच्चे हैं, आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था निएंडर का मतलब है न्यू मैन, और ड्राइडन अपने आप को निएंडर नाम इसीलिए दे रहा है कि मैं न्यू मैन हूं विद न्यू आइडियोलॉजी, न्यू माइंडसेट, न्यू पर्सपेक्टिव। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, निएंडर का मतलब न्यू मैन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इसको मैं जूम करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको प्रॉपर उस पर नजर पड़े, आपको और वो ज्यादा चीज अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब मैंने पेन ले लिया और पहले इसको इरेज कर देते हैं हल्का सा। लीजिए, पेन ले लिया। My mind, my soul grow longer than all space. Time found us in that vastness glad and nude. See, मैंने तुक्का लगाया था, हालांकि मेरा तुक्का बेस्ड था कुछ वर्ड्स पे, वास्टनेस, न्यूड रेफरेंस पे, क्योंकि माई सोल माई माइंड। बट मैं आपको क्लियरली बताता हूं, ये किसी सिलेबस में पोइट्री नहीं है, किसी मार्केट गाइड में नहीं है, किसी बुक में नहीं है। मुझे 15 मिनट से ज्यादा समय लगा गूगल पे बैठ के ढूंढने में कि भैया ये लाइन कहां से उठा के डाली है। तो ये औरोबिंदो की है, लेकिन लिबरेशन पोइट्री कलेक्शन से है, और लिबरेशन पोइट्री कलेक्शन किसी के कोर्स में नहीं है, किसी के सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन भी जानबूझ के आपको फालतू में परेशान करने के लिए डाला गया है। 2 तरीके होते हैं, या तो नौकरी दो मत, या पेपर इतना टफ बना दो कि बच्चा पास लो। आप जानते हो ना क्यों कोचिंग सेंटर चल रहे हैं? कोचिंग सेंटर इसीलिए चलते हैं क्योंकि जेन्युइनली आप घर बैठे नहीं पढ़ पाओगे। विनीत पांडे को विद लैपटॉप 15 मिनट लगी ढूंढने में एग्जैक्टली कहां से है, एग्जैक्टली कहां से, लिबरेशन से, श्री अरबिंदो। ये आपका आंसर है। Question number 6. In which among the following the author is replaced by reader as the central agency in criticism? जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, I was so happy. मैंने कहा तो रीडर रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है भाई, सीधी सी बात है। ये कह रहा है ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जहां ऑथर रिप्लेस हो जाता है बाय रीडर। द डेथ ऑफ द ऑथर इज द बर्थ ऑफ द रीडर। अगर हमने ऑथर हटा दिया तो बचा कौन? रीडर। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का बेस यही है। तो मुझे लगा बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर इन्होंने, क्योंकि इन्होंने किया आपके साथ एक मजाक, और मजाक ये किया इन्होंने कि डिकंस्ट्रक्शन दिया लिटरेरी थ्योरी से, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दिया लिटरेरी थ्योरी से, स्ट्रक्चरलिज्म दिया लिटरेरी थ्योरी से, लेकिन ये आंसर सही है, ये दिया इन्होंने आपके लिए लिंग्विस्टिक से। क्या आपके पास लिंग्विस्टिक की बुक है? क्या आपने लिंग्विस्टिक ठीक से पढ़ा है? ये लिंग्विस्टिक्स से है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में चीज देखो दोस्तों, जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक का रेफरेंस था, अप्लाइड लिंग्विस्टिक में क्या होता है? लैंग्वेज इज अ साइंस, इट इज क्रिएटेड, इट इज मेड, इट इज फॉर्म्ड
अभी कल पता नहीं कोई बहुत अमीर आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी कह रहा था कि लैंग्वेज जो है गॉड गिफ्टेड है। लैंग्वेज गॉड गिफ्टेड नहीं है। हाँ, फिलोसॉफिकली आप मान सकते हो लैंग्वेज हैज बीन क्रिएटेड। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, एंड इफ यू रिमेंबर एक जापान के प्रोफेसर मेरी क्लास में आए थे और उन्होंने मुझे पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज 0। उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, लैंग्वेज 0, जो आपको याद होगा एक मुझे किताब गिफ्ट की थी उन प्रोफेसर साहब ने, जो लगभग 9,000 रुपए की किताब है मार्केट में। लैंग्वेज 0, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इट इज क्रिएटेड बाय मैन, हमने बनाई है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज हाउ यू अप्लाई, सॉरी पेन ले लेते हैं यहाँ पे, हाउ यू अप्लाई योर लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, किस तरह से आप पढ़ते हो, सामने वाले ने क्या लिखा है, दूसरा कैसे पढ़ रहा है, दैट इज अप्लाइड लिंग्विस्टिक। आई नो पेपर सॉल्व करना है तो मैं ज़्यादा समय इसमें लगाऊंगा, तो आप बोलोगे सर पहले पेपर सॉल्व करा दो, पढ़ाओ मत, पर आदत है, आदत से मजबूर हूँ। और फिर एक पेपर ऐसा सॉल्व किया जाए जो किसी को कुछ सिखाए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, और मैं यहाँ से टाइमिंग की कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा जरूर आप देसी तरीका मान रहे हो कि सर देसी स्टाइल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बस इतना प्रयास है मेरा कि आपको मैं सारी चीज़ें अच्छे से बताऊँ। क्या ये मिट गई या वापस आ गई? ओके, अब देखिए, select from the list of the title of the book by Edward Said which discusses the relationship between imperial culture and development of novel. देखो, the moment you talk about Edward Said, writer of Orientalism 1978, he came with the idea of Orientalism and Occidentalism. Edward Said has talked about culture, he has talked about imperialism, पर इन्होंने बना दिया आपका क्वेश्चन बहुत टफ। ये आसान क्वेश्चन नहीं है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने ये तुक्का मारा होगा, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, क्योंकि मैचिंग हो रहा है। दोस्तों, इन्होंने पूछा डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल, ऐड कर दिया डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल। क्या हम डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल से राइज ऑफ नॉवेल पे जाएं, फिक्शन एंड फॉर्म पे जाएं, नॉवेल एंड कल्चर पे जाएं, या इस पे जाएं? सो लेट मी रिमाइंड यू दिस थिंग, दे हैव प्लेड वेरी स्मार्ट। आपका आंसर अगर ये है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, तो ये सही है, बट तुक्का नहीं मारना। ये तीनों किताबें इसने लिखी ही नहीं है, एडवर्ड सैड की तीनों बुक्स हैं ही नहीं। कल्चर एंड इंपीरियलिज्म में ही कंपेयर्स इट कि जो हमारा लिटरेचर है उसमें कल्चर और इंपीरियलिज्म डोमिनेट करता है। यानी आपने मेरी कई फ्री क्लासेस ली होंगी, फ्री क्लासेस में मैंने कई बार बोलता हूं कि जो प्यार है वो कैपिटलिस्टिक है। लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं। राजकुमार कौन होता है? राजा का बेटा, और उसकी अथॉरिटी क्या होती है? प्रजा से ऊपर। कैपिटलिस्टिक, इंपीरियलिस्टिक। तो आंसर ये सही है, पर इन्होंने ये लाइन लिख करके इस क्वेश्चन को टफ बनाने की बहुत अच्छी स्मार्ट कोशिश की थी। नाउ गेट बैक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए उनको मैं बोलूं, रिक्वेस्ट करूं कि सर क्यों बच्चों के साथ मजाक कर रहे हो। एक बार दोस्तों, बहुत पहले मैं जर्मनी के मेरे 2 दोस्त थे, जर्मनी के मेरे प्रोफेसर थे, कुछ दोस्त थे, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपके सामने ये रहा। तो मैं उन लोगों को, जर्मनी के प्रोफेसर्स को लेके अपने साथ गया था अपनी क्लासेस में, कोचिंग सेंटर में। तो जर्मनी के प्रोफेसर्स वो समझ नहीं पा रहे थे कि इंग्लिश लिटरेचर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रट्टा क्यों लगवाते हैं। दे सेड लिटरेचर इज टू बी फेल्ट, इट मस्ट बी अंडरस्टूड। मैंने कहा नहीं, इंडिया है जी, हम तो रट्टा लगवाते हैं। शेक्सपियर कैसे लिखता था हमें नहीं पता, लेकिन शेक्सपियर की बुक कब पब्लिश हुई? 1623। कौन से 2 एक्टर हैं, हैमिंग एंड कॉन्डेल? हमें रट्टा मारना पड़ता है। जितने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं ना इस वीडियो को मुझे, और महाराष्ट्र से हो ना, आई लव महाराष्ट्र। मैंने कभी जिंदगी में वड़ा पाव नहीं खाया था। एक चक्कर मेरा लगा मुंबई गेट एग्जाम के लिए, मैं पवाई वाले एरिया में था, और पवाई के बाद मैं साउथ मुंबई गया, फिर मुंबई टू गोवा गया, जो दिल चाहता है सीन वाला। तो मैंने वहाँ से बकायदा एक कैब रेंट की थी। मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे मिसल पाव, वड़ा पाव खाया, और आज मेरा वीकनेस हो चुका है। वड़ा पाव इज माई वीकनेस नाउ विद दैट लाल वाला पाउडर। तो अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, विच सिटी, शहर पूछा है, शहर। जेम्स जॉयस नॉवेल यूलिसेस पब्लिश्ड ऑन 2 फरवरी 1922। 1922 में जेम्स जॉयस, जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म का महान राइटर माना जाता है, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न के बीच का बैलेंस करता है, कौन से शहर में था जब 1922 में किताब हुई? तो हम किताब पढ़ें, किताब के कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, या अब ये भी देखें कि जो कौन से शहर में किताब पब्लिश हुई। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 1920 में पहली बार पब्लिश हुई थी एक अमेरिकन जर्नल में। तो कोई अमेरिकन जो बुक होती है या मैगजीन होती है, अमेरिकन जर्नल में पब्लिश हुई थी 1920 में, 1920।
1922 2 फरवरी पेरिस में पब्लिश हुई। तो भाई क्वेश्चन बहुत फालतू क्वेश्चन है, अननेसेसरी क्वेश्चन है, बड़े बड़े टॉपर्स को भी नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज टेक्निकली क्वेश्चन है ही नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ये तो बहुत ही मजाक है ना। कल को कोई पूछेगा विनीत पांडे सर की कार का नंबर क्या था, ये क्वेश्चन है। शेक्सपियर जहां चाय पीने जाता था उसका चाय का बिल कितना था। सो दिस इज एक्चुअली स्टूपिड क्वेश्चन, और ये जानबूझ के डाला गया होगा। आई एम श्योर इनको रिजल्ट भी तो बिगाड़ना होता है। चलो, अब हमने इनको बहुत क्रिटिसाइज कर लिया टफ क्वेश्चन पूछने के लिए। अब थोड़ा सा तारीफ भी कर देते हैं। एक ढंग का क्वेश्चन पूछा इन्होंने थोड़ा सा, विच इज इजी। मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन किसका सीक्वल है? तो ऑल मेरे स्टूडेंट जितने भी ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा पैराडाइज लॉस्ट लिखने के बाद मैंने आपको पढ़ाया है, चेक योर नोट्स। आपको मैंने बताया था थॉमस एल्वर्ड मिल्टन का दोस्त था, फ्रेंड ऑफ मिल्टन। उसने रिक्वेस्ट की थी मिल्टन से दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट पैराडाइज लॉस्ट, व्हाट हेजिटेट्स दाउ टू टॉक अबाउट पैराडाइज रीगेन। तो मैंने आपको ये पॉइंट भी लिखवाया हुआ है, पैराडाइज रीगेन पढ़ाया भी था। मैंने आपको ये भी बताया था कि 4 बुक्स के अंदर है और ये फ्लॉप वर्क है, और ये क्यों है। ये क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं बुक नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों आई बिलीव आपको नॉलेज भी मिल रहा है, साथ साथ आपको अच्छा लग रहा होगा। जिसको जिसको लग रहा होगा कि हाँ यार सर पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं और अच्छे से बता भी रहे हैं, चैनल पे एक सब्सक्राइब का बटन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब करना फॉर नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग? तो चलो भैया पहले तो पता करते हैं पेपर आया कहां से। ब्लेंडिंग इज डायरेक्टली द पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज स्टडी। तो आपकी जो यूनिट 5 है, लैंग्वेज फॉर्मेशन, लैंग्वेज स्टडी, लिंग्विस्टिक्स, ये वहां से आया है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी नोट कर सकते हो कि जो क्वेश्चन है ये लिंग्विस्टिक्स का है। मैं जानता हूं आपको लिंग्विस्टिक्स किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, कॉलेजेस में नॉर्मली लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ाई जाती है अनटिल अनलेस आप किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी में हो, और बेस्ट यूनिवर्सिटी में भी लिंग्विस्टिक एक ऑप्शन रहता है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ब्लेंडिंग क्या होती है? 2 ऐसे शब्द जिनको मिला के आप तीसरा शब्द बना दो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको भूख लगती है तो गुस्सा आता है? मैं भी हूं। जब मुझे भूख लगनी शुरू होती है और मुझे लगता है मेरा खाना डीले हो रहा है, तो मुझे हर बात पे गुस्सा आता है। क्या कहते हैं इसे? हंग्री, एंग्री? नो, हंगर, एंगर, हैंगर। कौन सा वर्ड है? हैंगर। देखिए आपको नॉलेज मिल गया, हंगर और एंगर को मिला के बना हैंगर। बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट अलग करते हैं, लंच अलग करते हैं, डिनर अलग करते हैं। लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, बिजी होते हैं, उनके पास ब्रेकफास्ट और लंच का अलग अलग टाइम नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो 10-11 बजे अच्छे से खाना खा लेते हैं ताकि ब्रेकफास्ट भी हो जाए, लंच भी हो जाए। ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच। कौन सा वर्ड है? ब्रंच। तो अब आपको छोटे से नोट्स बना लो। विनीत सर ने हाथों हाथ क्लियर कर दिया, व्हाट इज ब्लेंडिंग, दोबारा कभी गलती नहीं होगी। अब आपके पेपर में आंसर है, ये रहा। स्मोक क्या होता है दोस्तों? स्मोक धुआं, फॉग कोहरा। दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में कोहरे के साथ साथ पॉल्यूशन का धुआं मिक्स हो जाता है। सो द स्मोक फ्रॉम पॉल्यूशन एंड द फॉग गेट्स मिक्स्ड, व्हिच इज कॉल्ड स्मॉग। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये भी काफी बेकार क्वेश्चन है। लिंग्विस्टिक्स से इन्होंने काफी क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको इसकी एक प्रॉपर स्टडी करके भी बताऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से आए हैं। सो दैट देखिए, एक आपका प्लस पॉइंट दोस्तों ये भी रहेगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब आप अगला एग्जाम दोगे नेट का, तो आपको पता होगा। अब रही बात जो बच्चे हमें ज्वाइन करने वाले हैं या जो मेरे अपने ऑलरेडी करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं, मोस्टली 70% हम ऑलरेडी करते ही रहते हैं। जो नए कॉन्सेप्ट्स है वो मैं दोबारा करवा दूंगा, आपको मिस नहीं करने देंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आया दोबारा से, बहुत आसान है, टफ नहीं है। सबसे छोटी यूनिट साउंड सिस्टम की क्या है? यानी हम बात कर रहे हैं फोनिंग की, फोनेटिक्स की। देखिए साउंड सिस्टम क्या होता है? एक होता है लैंग्वेज सिस्टम, उस लैंग्वेज में साउंड की बात करते हैं, ध्वनि की बात करते हैं। मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे साथ क्लासेस ली हैं इंडियन एस्थेटिक्स की, आपको याद होगा ध्वन्य लोका,
ध्वनि लोक किसने लिखा था? आनंद वर्धन ने। मैंने आपको बताया था कि नाट्य शास्त्र की पहली बार साउंड स्टडी की गई है, फोनोसेंट्रिक स्टडी बोलते हैं इसे। एक होता है लोगोसेंट्रिक स्टडी, लैंग्वेज बेस्ड, लिंग्विस्टिक बेस्ड, एक होता है साउंड बेस्ड, फोनोसेंट्रिक स्टडी। ये लिंग्विस्टिक के फोनोसेंट्रिक स्टडी से लिया गया है। तो आपका जो टॉपिक है वो कहां से है? फोनोसेंट्रिसिज्म से। अगर आपने कभी ये चीज नहीं पढ़ी है तो दोस्तों फिर आप हमारे सारी सब चीजें पढ़ सकते हो, ये सारी चीजों में पारंगत हो जाओगे। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी यूनिट आपकी फनीम्स है। उसमें भी याद रखना, एक चीज और याद रखना, फनीम्स 44 टाइप के होते हैं। फनीम्स 44 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? डिप्थोंग्स कौन से हैं, मरोप्थोंग्स कौन से हैं, लॉन्ग वोवेल कौन से हैं? ये 44 टाइप के होते हैं। एक चीज और याद रखना, बहुत सारे बच्चे यहां भी कंफ्यूज होंगे, बट फाइनल आंसर आपका फनीम ही रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, फोनोसेंट्रिक स्टडी से है, लिंग्विस्टिक से है, और एक होमवर्क भी ले लो। फोनीम्स 44 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसको ढूंढो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, और मैं फिर भी इसको ये बोलूंगा कि फ्री का क्वेश्चन है। फ्री का क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे जो खास करके जैसे मैंने जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, आपको हमेशा मैंने एक बात बोली, टी.एस. एलियट इज अ फेमस राइटर, बिग मैन, बड़ा राइटर है। तो इस फेमस राइटर के अंदर जो भी बुक्स हैं, इनके हमेशा ऑर्डर सेट करने ही पड़ेंगे, आपको ऑर्डर देखना ही पड़ेगा। जैसे सबसे फेमस वर्क जो इसका है, ये 1935 का है, ठीक है। स्वीनी अगोनिस्ट 1932 का है, और फैमिली रियूनियन और कॉकटेल पार्टी में से एक 1939 है और एक 1949 है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, क्योंकि मैं आपको कोई भी गलत फैक्ट नहीं पढ़ाना चाहता किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो आपका जो है फैमिली रियूनियन है 1939, और ये है 1949। अब क्वेश्चन आता है फर्स्ट प्ले कौन सा है? लेकिन यहां पे आप कहोगे सर ये रहा, दिस इज द फर्स्ट प्ले 1932, दिस इज द गेम दे हैव प्लेड। तो मैं भी ये बोलूंगा उनके आंसर का वेट करेंगे महाराष्ट्र साइड का। क्यों? क्योंकि स्विनी अगोनिस्ट प्ले तो है, लेकिन ये पोइट्री फॉर्म में है, ये वर्स प्ले है, यानी कि पोइट्री प्ले है, वर्स प्ले। तो अगर हम नॉर्मल प्ले की बात करें तो ये पहला आंसर है, अगर हम सिर्फ प्ले ओवरऑल की बात करें तो ये राइट आंसर है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इफ दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोज प्ले, पोइट्री प्ले, तब तो स्विनी अगेनिस्ट फर्स्ट प्ले है। अगर वो नॉर्मल प्ले की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा ब्लैंक वर्स स्टाइल में है, तो ये भी हो सकता है। तो सबसे फेमस ये है, अदरवाइज ये है। तो 99% आंसर वो यही देंगे, क्योंकि प्ले के अंदर उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब कुछ भी। तो डी आपका राइट आंसर होगा। अगर बाई चांस आंसर चेंज होगा तो आप मुझे अपडेट जरूर करना, मैं भी उससे फिर कुछ नई चीज सीखूंगा। अब देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहां से आया है? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है सर, अगर ऐसे पेपर आएगा तो हम कैसे पास होंगे? मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे डिसहार्टन हो रहे होंगे। कंजंक्शंस, नीदर नॉर, एग्जाम्पल किसका है? देखो, जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे, लैंग्वेज स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो लैंग्वेज स्ट्रक्चर के अंदर आपके बहुत सारे ग्रामेटिकल रेफरेंसेस भी आएंगे। कंपाउंड्स क्या हैं, कंजंक्शंस क्या हैं। इसमें एक सिंपल सा रेफरेंस उन्होंने लिया है, ये बात कर रहे हैं कि जो नीदर और नॉर है, इसका हम क्या यूज करते हैं? हम दो बातें जिसमें दोनों में नेगेटिव है, दोनों को जोड़ करके और दोनों को निगेट करते हैं। बहुत ही डायरेक्ट आंसर है, सिंटैक्टिक नेगेशन। ये ग्रामर का क्वेश्चन है, हालांकि मेरी बहुत अच्छी ग्रामर नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ ऑन कैमरा बताता हूँ। मुझे आंसर अपना पता था कि ये होना चाहिए, बट चूंकि मुझे बोर्ड पे आके, कैमरे पे आके बताना है, तो हमारे यहाँ पे एक मैम है, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती हैं, ग्रामर की टीचर है। मैंने उनको फॉरवर्ड किया कि मैम मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, व्हाट इज़ योर सजेशन? तो उन्होंने भी 5-10 मिनट में 2-3 लोगों से वेरीफाई करके ये वाला आंसर दिया है। तो अगर आपकी किसी और की कुछ अलग आंसर हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं ग्रामर एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं बोलूंगा, बट मैंने अपने अकॉर्डिंग वेरीफाई किया है, यही आंसर होना चाहिए। हाँ, जो बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन वाले, आपको ये भी मैं पढ़ाऊंगा, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा काम ऑप्शन ए बी बताना नहीं है, मेरा काम आपको तैयार करना है कि अगर यहां से पेपर आया, यहां से पेपर आया, यहां से पेपर आया, तो मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा। तो जितने भी ऑप्शंस में जो जो चीजें आपको सारी करवाई जाएंगी। अब ध्यान से देखिए, फ्री का क्वेश्चन है, प्लस नेट के पेपर से उठाया हुआ है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, नेट के पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है। द टर्म फोर ग्राउंडिंग इज एसोसिएटेड विद, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्राग स्कूल से लिया गया है। देखिए, इसमें यहां पे एक राइटर है, आप उसको लिख सकते हैं, ज़ैन मुराकोवस्की, जैन
कोवस्की। ये मेंबर था प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल का और ये 1930s का ग्रुप था। यहां से फोरग्राउंडिंग टर्म लिया गया है। फोरग्राउंडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जो डीफेमिलियराइजेशन से काफी हद तक रिलेटेड है। तो जब आप ये रशियन फॉर्मलिज्म पढ़ोगे या जब आपको मैं लिटरेरी थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो स्ट्रक्चरलिज्म से पहले हम फ्रेंच फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म को इन डेप्थ करते हैं, जहां पर विक्टर स्लोवस्की, रोमन जेकब्सन या आर्थर टाटूमारू स्कूल के जो रेफरेंसेज में आते हैं, इन सबको आपको पढ़ाया जाता है। वहां पे जितने भी राइटर्स हैं मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे राइटर्स जब आपको डिस्कस करेंगे। फोरग्राउंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे मीनिंगलेस रेफरेंसेज को लेके आप कुछ बनाते हैं। मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था अपने स्टूडेंट को जब अभी मैं इस पेपर से रिलेटेड डिस्कस कर रहा था। फोरग्राउंडिंग बहुत आसान टर्मिनोलॉजी है, एलियनेशन कॉन्सेप्ट, डीफेमिलियराइजेशन कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है और रशियन फॉर्मलिज्म, द प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल, ज़ैन मुकारोवस्की, इससे कनेक्टेड है। इसके अलावा एक और इंग्लिश राइटर है जिसने इसको इंग्लिश में कॉइन किया था, कोई मिस्टर गार्विन करके है, उन्होंने किया था। बट दिस मैन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, वो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट्स इनको डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, जब आप क्लासेस में होगे हम ये सारी चीजें डेप्थ में कर लेंगे। ये लीजिए, ये आपका वो क्वेश्चन है जो अगेन आपको रुला देगा पेपर में, क्योंकि आपने मेहनत की है, आप पास करना चाहते हो, लेकिन कैसे आपके अरमानों के साथ वो खेलते हैं। बड़ा बहुत ही जोरदार क्वेश्चन पूछा है। विच फॉरेन पब्लिशिंग हाउस फर्स्ट पब्लिश्ड टैगोर्स ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि। देखिए कैसे उन्होंने आपको ट्रिक किया है। 1913 गीतांजलि वॉज पब्लिश्ड बाय R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी। कहा जाता है कि नोबेल अवार्ड में भी एक रोल प्ले किया गीतांजलि ने। इसको सॉन्ग्स ऑफरिंग्स भी कहते हैं, 6 पार्ट्स पर डिवाइडेड है। स्पिरिचुअलिटी की बात करती है, पेट्रियटिज्म की बात करती है, आइडियल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स की बात करती है। लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब थोड़ी है लिटरेचर में, हमें चाहिए रट्टा, मगअप। और क्या मगअप करना भाई? पहली बार जब पब्लिश की फॉरेन पब्लिश, एक तो विदेशी पब्लिकेशन, फॉरेन पब्लिशिंग, वो भी पहली बार, और वो भी क्या, गीतांजलि नहीं, गीतांजलि का ट्रांसलेशन। मैं नेट एक्सपर्ट हूं, पढ़ाता हूं नेट को, बार बार क्वालिफाई भी करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये फालतू के क्वेश्चन हैं, ये एट प्रेजेंट किसी को नहीं आते, ये मुझे भी नहीं आता। अब यही काम रह गया है कि जो मेरे को 4000 5000 राइटर्स याद हैं, मैं सबकी किताबों के पब्लिकेशन ढूंढता फिरूं कि भैया दरियागंज पब्लिकेशन कौन सा है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन कौन सा है। एक मेरठ की किताब पढ़ी थी मैंने, डेडिकेटेड टू डियर बबली, अब ये भी याद करूं मैं? चलो कोई नहीं, बट मैं आपको आंसर दे देता हूं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पेंगुइन रैंडम। और वो भी कैसे मिला है, मैं इसका एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो डालूंगा। मैंने बकायदा इस बुक की फोटो खींची है, साफ साफ लिखा है पेंगुइन पब्लिकेशन, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। आई एम श्योर ये आपके ये नंबर अगर आपके कट गए ना, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को मेरा वीडियो दिखा देना। ये क्वेश्चन पेपर फालतू है, जानबूझ के महाराष्ट्र सेट को बहुत टफ बनाया गया है। या तो मुझे लग रहा है आपके जो पेपर सेटर है उसका बहुत मुश्किल से महाराष्ट्र सेट क्वालिफाई हुआ है, तो वो सोच रहा है कि मेरा बहुत मुश्किल से हुआ है तो तुम्हारा नहीं होने दूंगा। पर एक बात बता रहा हूं, फिर भी नेट के अकॉर्डिंग आसान है, हम इसको नेट के लेवल नहीं बोल सकते। नेट के लेवल पे हर तीसरा चौथा क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जो है लगेगा ये कहां से आ गया, हर तीसरा क्वेश्चन लगेगा कहां से है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी, एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन he gave to his novels a design that was an architectural, employing each circumstances in the narrative to one accumulated effect. ये पूछ रहे हैं कौन बंदा था जो आर्किटेक्ट भी था और नॉवेलिस्ट भी था। अब ध्यान से देखिए, जॉर्ज ऑरवेल पॉलिटिशियन था, जेम्स जॉयस पब्लिशर, बुक सेलर, राइटर था, विलियम थेकरे एसेइस्ट प्लस एक्टिविस्ट था। सिर्फ एक आदमी ऐसा था जिसके पापा खुद आर्किटेक्ट थे, his father was an architect, then he also joined it, he was damn good। अब पॉइंट नोट करना, 1872 1872 थॉमस हार्डी ने आर्किटेक्ट का जो काम था वो छोड़ दिया एंड ही बिकेम अ फुल टाइम राइटर। आपको याद होगा 1871 में डेस्परेट रेमेडीज आई थी, हार्डी की पहली सक्सेसफुल नॉवेल। बहुत कम लोग जानते हैं कि हार्डी, थॉमस हार्डी, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, एक बहुत अच्छा पोइट था। पिछले नेट एग्जाम में थॉमस हार्डी की पोइट्री से क्वेश्चन आया था, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और 1872 में थॉमस हार्डी ने जो अपना ये आर्किटेक्चर का प्रोफेशन था ये बंद कर दिया था। अब हमारे पास आता है हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट लॉरिएट। ये मैंने पढ़ाया है क्लास में, बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं इसको दोस्तों, क्योंकि जब मैं आपको एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पढ़ाता हूं, जब ये, तो भी मैं एक रेफरेंस लेता हूं। वर्ड्सवर्थ डाइड बाय 1850,
तो वर्ड्सवर्थ के जस्ट मरते ही लॉर्ड टेनिसन बिकेम पोएट लॉरिएट। ये आपका राइट आंसर है, लॉर्ड टेनिसन। और ये मैं आपको कहां पढ़ाता हूं, जब मैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की बात करता हूं और मैं बोलता हूं कि इसको बनाने वाले थे पोइट। जब रॉबर्ट ब्राउनिंग के पास गए, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला मेरी वाइफ को बनाओ, मेरी वाइफ जो है वो ज्यादा नॉलेज के साथ है, तो मेक माई वाइफ अ पोएट लॉरिएट। तो उन्होंने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को पोएट लॉरिएट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि शी वाज अ वुमन। इसके अलावा एक और आदमी कंपटीशन में था, ले हंट, जिसकी फेमस बुक का नाम है स्टोरी ऑफ रिमिनी। ये भी कंपटीशन के अंदर था। तो इन दोनों में से किसी को नहीं बनाया और टेनिसन को पोएट लॉरिएट बनाया गया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ विक्टोरियन एज, क्योंकि विक्टोरियन पेसिमिज्म, विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी बेस्ट पोइट्री है यूलिसस 1842, लोटस ईटर्स 1842, दोनों पढ़ना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये भी अगेन देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और दोस्तों ये मैं फिर से बोलूंगा आसान क्वेश्चन है, थ्योरी का है बट फ्री का क्वेश्चन है। जब मैं कहता हूं फ्री का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत नहीं करनी, आपका आंसर डायरेक्ट है। हाँ, लेकिन ये मैं जानता हूं जो बच्चे कोचिंग क्लासेस में नहीं हैं उन बच्चों को नहीं आ रहा होगा, नहीं पता होगा। जो बच्चे कोचिंग क्लासेस में नहीं हैं उनको ये किसी ने नहीं बताया होगा। तो अब देखते हैं क्यों। देखिए पहली चीज, द थ्योरिस्ट हु डिस्कसेस अबाउट एक्चुअल रीडर एंड एम्प्लॉयड रीडर। कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे लिखो विनीत पांडे सर क्लासेस रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। जैसे आप मेरी फ्री क्लास भी देखोगे ना रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं इसको एक्सप्लेन करते समय आइडियल स्टूडेंट का रेफरेंस लेता हूं। आपको याद होगा मैं कई बार कहता हूं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी भी मैं बात कर रहा हूं, तो मैं तो आपको देख ही नहीं सकता, ये तो ऑनलाइन है। तो मैं किसको पढ़ा रहा हूं, कौन है यहां पे, तो मैं एक आइडियल इमेजिनरी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। तो आइडियल स्टूडेंट का रेफरेंस लेके मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाता हूं। ये सेम चीज है, आइडियल स्टूडेंट, एम्प्लॉयड रीडर, एक्चुअल रीडर कॉन्सेप्ट गिवन बाय वॉल्फगैंग आइजर। अगर आपके पास मेरे लेक्चर्स हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के, आप नोट कर लो कहां से पेपर आया ये, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। और अगर आपने कभी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी नहीं पढ़ी है तो दोस्तों फिर आपको कोचिंग क्लासेस की एक्चुअली बहुत जरूरत है, क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाएगा। इसमें और भी 15-20 राइटर्स हैं और 15-20 कॉन्सेप्ट्स हैं। इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज पूछा जा सकता है आपसे, होराइजन्स ऑफ एक्सपेक्टेशन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मिस रीडिंग, ऑल रीडिंग इज मिस रीडिंग कॉन्सेप्ट किसका है, इज देयर अ बुक इन द क्लास, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज बर्थ ऑफ रीडर, तो ये पढ़ना, इसको पढ़ लो, ये आ जाएगा, बहुत फ्री का क्वेश्चन है। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नाम याद होगा उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर कर दिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई नो मेरे साथ पेपर थोड़ा लंबा सॉल्व होगा बट नॉलेज के साथ होगा। जैक्स डेरिडा डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी से है ये, ड्रॉज अटेंशन टू द नेसेसिटी ऑफ बोरिंग वंस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ अ हेरिटेज which is more or less coherent or mine or ruin. He argues that therefore every discourse is, see first of all दोस्तों ये क्वेश्चन है डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी से। डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी काफी टफ है, आसान नहीं है, अपने आप करना तो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होगा। अब देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब हम आइडियाज बोरो करते हैं किसी के कॉन्सेप्ट से, या कोई टेक्स्ट ऐसा है जो लेस कोहेरेंट है यानी ज्यादा क्लियर नहीं है या बर्बाद है, मीनिंगफुल नहीं है, उससे भी अगर हम एक मीनिंग डेवलप करें, उससे भी अगर हम कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करें, उसे क्या कहते हैं। बहुत आसान है, नेट के पेपर में पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, उसे कहते हैं ब्रिकोलेज। जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं आपको याद होगा पिछले नेट एग्जाम से पहले मैंने PYQs पब्लिकली सॉल्व करवाए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने जब पब्लिकली सॉल्व करवाए थे वहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था ब्रिकोलेज। और यहां पे एक खास बात और बताता हूं, कॉन्सेप्ट डिकंस्ट्रक्शन का है, डेरिडा बात कर रहा है, लेकिन जो टर्म है वो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने कॉइन किया हुआ है। ब्रिकोलेज जो टर्म है वो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने कॉइन किया हुआ है। और यहां पे आपका जो आंसर है ब्रिकलर, ये आपका राइट आंसर होगा। इसकी डिटेल में, चूंकि ऑब्वियसली मुझे बहुत लंबा टाइम लगेगा समझाने में, तो ये मान लीजिए कि एब्सर्ड ऑप्शंस हैं आपके पास और उससे मिला के आप कुछ बना दें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत आसान और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बट याद रखिएगा दोस्तों क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने ये टर्म कॉइन किया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। ये बार बार उसको मिटा रहा है क्योंकि ये सामने आ जाता है आपके सामने, आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग, ये बहुत आसान है, टू ब्रुकलिन ब्रिज हार्ट क्रेन।
हार्टक्रेन इज अ फेमस पोएट जिसने वेस्ट लैंड को रिप्लाई किया था बाय राइटिंग दिस फेमस वर्क। टू ब्रुकलिन ब्रिज, इसकी सबसे खास बात यह है मैन मेड ऑब्जेक्ट को नेचर से कनेक्ट किया गया है। हमेशा ये होता है नेचर इज नेचर, मैन मेड ऑब्जेक्ट इज मैन मेड ऑब्जेक्ट। ब्रुकलिन ब्रिज बहुत ही फेमस ब्रिज है। अब हुआ क्या, उन्होंने ब्रुकलिन ब्रिज को कनेक्ट कर दिया ब्यूटी ऑफ नेचर से कि ब्रुकलिन ब्रिज सिंबल ऑफ होप है, सिंबल ऑफ इनोसेंस है, सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी है। प्लस ये इकलौता वर्क है हार्टक्रेन का, द फर्स्ट एंड ओनली, फर्स्ट लास्ट लॉन्ग पोइट्री। ये भी याद रखना दोस्तों, ये फर्स्ट एंड लास्ट लॉन्ग पोइट्री है। ठीक है, हार्टक्रेन आपका डायरेक्ट आंसर है। अब चलते हैं इस तरफ के क्वेश्चन पे। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग भी होगा आई एम श्योर, बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया होगा, वो भी हम 100% श्योर। मैरी शेली, डॉटर ऑफ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, विलियम गॉडविन, वाइफ ऑफ पीबी शेली, फेमस वर्क फ्रैंकेनस्टाइन। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको ऑनलाइन में इसके बारे में बताया था कि इन्होंने कोरोना पे भी किताब लिखी थी। बहुत पहले उन्होंने एक अच्छी सी किताब लिखी थी जिसके लिए बोला गया था कि कोरोना पे लिखी गई है और इनको पहले से पता था कि कोविड आने वाला है। अब देखिए, फ्रैंकेनस्टाइन अगर आपने पढ़ा है, एक साइंटिस्ट की कहानी है। वो साइंटिस्ट क्या करता है, हड्डी वड्डी इकट्ठी करता है और एक आदमी बना देता है, जिंदा कर देता है। और जिंदा होने के बाद जो मॉन्स्टर है वो कहता है कि मैं अकेला हूं, मुझे एक लड़की भी दो, एक वाइफ भी दो। साइंटिस्ट डर जाता है, साइंटिस्ट को लगता है कि यार ये राक्षस जो है, अगर इसकी वाइफ भी हो गई तो इनके बच्चे भी होंगे, और कल को पता लगा राक्षसों की नई प्रजाति शुरू हो गई, तो साइंटिस्ट मना कर देता है। साइंटिस्ट का नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं मॉन्स्टर का नाम फ्रैंकेनस्टाइन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी है, बच्चों ने गलती भी की थी। अब मॉन्स्टर की और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की लड़ाई होती है। लेकिन जब कहानी शुरू होती है, कहानी शुरू होती है एक लेटर के फॉर्म में। एक जहाज का कैप्टन है, वो अपने सिस्टर को लेटर लिख रहा है, लेटर लिख रहा है अपनी सिस्टर को, लेटर के फॉर्म में शुरू होती है, यानी एपिस्टोलरी स्टाइल है। और यहां पे बच्चों ने गलती कर दी होगी आई एम श्योर। लेटर है लेकिन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स बहुत सारे नहीं हैं। इन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, लेकिन ये ज्यादा सही आंसर है, 99% वाला आंसर है। एपिस्टोलरी फॉर्म में मल्टीपल लेटर्स होते हैं, यहां मल्टीपल लेटर्स नहीं हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है, इट इज एपिस्टोलरी स्टाइल नॉवेल, फ्रेम स्टोरी भी है ये, लेकिन सबसे ज्यादा गॉथिक नॉवेल है। तो याद रखिएगा, अगर आपका आंसर बी है तो आपका आंसर सही है। अब आता है ये भी आपका, उन्होंने मजाक उड़ाया आपका। महाराष्ट्र सेट के प्रोफेसर्स को क्या प्रॉब्लम है बच्चों से? देखिए, सर डेविड लिंडसे, ओके, सटायर ऑफ द 3 स्टेट्स इज कॉल्ड। पहली बात तो ये बताओ कौन से सिलेबस का क्वेश्चन है ये? जस्ट बिकॉज कुछ भी पूछ सकते हो इसका मतलब ये नहीं है ना कि बस कहीं से एक ऐसा क्वेश्चन लाओ जो दुनिया में किसी को ना आता हो। किसी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। और मैं ध्यान रखना दोस्तों, मेरी अपनी कोचिंग क्लासेस हैं, झूठ बोलने के लिए मैं झूठ बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं हम तो पढ़ाते हैं, जो पढ़ाता हूँ वही बोलूँगा। तो ध्यान देखना, ये कोई नहीं पढ़ाता, किसी बुक में नहीं है, किसी सिलेबस में नहीं है, काम की चीज़ नहीं है, कैनोनिकल नहीं है। तो फिर इसको मैंने ढूंढा आपके लिए। 1552 का मोरालिटी प्ले है, 1552 का मोरालिटी प्ले है। इसमें सैटारिकल स्टाइल भी है, तो ये भी याद रखना कि सैटारिकल स्टाइल है। साथ में ये स्कॉटलैंड के प्रीस्ट ने लिखा था, डेविड लिंडसे ने, और इसने क्या किया था, इसने क्लर्जीज, ताकि आपके नोट्स बन जाएं, क्लर्जी बर्ग्स और एक किसी और को क्रिटिसाइज किया था। लेट मी चेक माय नोट्स फॉर यू, क्योंकि आपके साथ साथ मैंने अपनी भी तैयारी की है। तो उसने क्लर्जी बर्ग्स और लॉर्ड्स को क्रिटिसाइज किया था। क्लर्जी को क्रिटिसाइज किया था, बर्ग्स को क्रिटिसाइज किया था, लॉर्ड्स को क्रिटिसाइज किया था। आप जानते हो ना विनीत पांडे बार बार कैसे एग्जाम क्वालिफाई करता है। आपको पढ़ाने से पहले पूरा पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया मैंने, नॉर्मल ऑप्शन नहीं देखा कि ए क्या है बी क्या है, कौन है क्या है, दोबारा पेपर में आया तो नोट करो। स्कॉटलैंड का राइटर है, 1552 में सैटारिकल मोरालिटी प्ले लिखा है, और 3 लोगों को क्रिटिसाइज करता है, रिलीजियस लोगों को, जो अमीर राजा लोग वगैरह वो हैं, और जो बर्ग्स थे यानी एग्जिस्टेंशियल्स थे, जो वहां के नोमैड्स थे, नोमैडिक्स थे, उनको क्रिटिसाइज करता है। और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैं क्लास में बात कर रहा था अपने ऑफलाइन बैच में इस पेपर के बारे में, तो उस टाइम मैंने ये बोला कि ये तो बहुत अननोन क्वेश्चन है, ये कोई नहीं पढ़ता है,
तो मेरी एक स्टूडेंट थी क्लास में, अरुणाचल प्रदेश से, ईसाबेला। उन्होंने मुझे करेक्ट किया, उन्होंने कहा नहीं सर हमने ये पढ़ा है मैकबेथ। उन्होंने फटाक से मेरे को आंसर दिया सर थ्रोन ऑफ ब्लड, हमने ये पढ़ा है बाय अकीरा कुरोसावा। नॉर्मली जापानीज राइटर्स, जापानीज लिटरेचर किसी सिलेबस में नहीं होते, पर नेट में क्वेश्चंस आते हैं। अब हुआ ये है कि शेक्सपियर के वर्क्स के बहुत अडेप्टेशन है, हैरोल्ड पिंटर ने बहुत किया हुआ है, अरविंद गौड़ ने बहुत कुछ किया हुआ है। मैकबेथ का अभी तक का सबसे बेहतरीन अडेप्टेशन इस मूवी को माना जाता है, थ्रोन ऑफ ब्लड को। तो आप इसका रेफरेंस याद कर लीजिए, अकीरा कुरोसावा, मूवी का नाम है थ्रोन ऑफ ब्लड, यानी कि जो फिल्म में कन्वर्ट हुई है मैकबेथ पे बेस्ड है। इंडिया में भी मकबूल बनी है, तो हो सकता है कभी मकबूल भी पूछ लें आपसे वो, लेकिन ध्यान रखिएगा तो भूलना नहीं इसको, ये अच्छा क्वेश्चन था। और जब हम पढ़ेंगे तो हम ये रेव मैकबेथ क्या कॉन्सेप्ट है, जो मैकबेथ कौन है, शेक्सपियर रीटोल्ड मैकबेथ क्या है, हम इनको चेक करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं हम इनकी डिटेल में जाएंगे, इनको इग्नोर नहीं करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि समय कम है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। देखिए ये चीज़, हाँ ये रहा हमारा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को, एक सेकेंड, ये हो गया बड़ा, आ जाओ। इन द सेंटेंस द मैन हु वन द नोबेल प्राइज, द मैन कौन सा आदमी, हु वॉन द नोबेल प्राइज, ये एंड इज एन इकोनॉमिस्ट। ये अंडरलाइन लिंग्विस्टिक यूनिट क्या है, ये पूछ रहे हैं कि लिंग्विस्टिक यूनिट में हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये नाउन क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज में एक वर्ब भी ऐड हो जाती है। तो मैन नाउन है, हु वॉन, वॉन इज वर्ब, ये नाउन क्लॉज है, यानी कि नाउन को डिफाइन कर रहा है, नाउन को प्रॉपर डिफिनेशन दे रहा है, दैट इज अ नाउन क्लॉज। अब ये चूंकि लिंग्विस्टिक और ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन गो फॉर योर ओन नोट्स, आप खुद भी लिख सकते हो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। छोटा सा होमवर्क है, लेकिन आपकी नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको ढूंढने में मुझे काफी टाइम लग गया था, क्योंकि इसमें 3-4 राइटर्स के ऑप्शंस आ रहे थे लगातार, तो आप ध्यान से देखिएगा। Who said that the modern Western world is the grip of so-called discourses? See, ये कॉन्सेप्ट मिशेल फूको का है, बिकॉज सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको याद करनी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स एंड द टर्म दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय हिम, ये इन्होंने डेवलप किया है। थ्योरी ऑफ डिस्कोर्स डेवलप ही फूको ने की है, और इन्होंने बोला था कि दुनिया, वर्ल्ड जो है, मल्टीपल डिस्कोर्सेज में बटी हुई है। जैसे आपका और मेरा इस्लामिक ऑनलाइन लर्निंग डिस्कोर्स है, ऑनलाइन इंग्लिश लिटरेचर लर्निंग डिस्कोर्स है। तो फूको केम विद दिस आइडिया। तो जिसने भी फूको को बहुत अच्छे से पढ़ा है, या मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी लिटरेरी थ्योरी की क्लासेस ली हुई हैं, चेक करो जहां पे आपको मैंने फूको के एपिस्टीम, नॉलेज, डिस्कोर्स कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, वहां पे आपको मैंने कॉन्टैक्ट जोन थ्योरी का भी रेफरेंस दिया होगा कि वर्ल्ड में मल्टीपल डिस्कोर्सेज हैं, और बीच में मारिया लिविस प्राट का कॉन्टैक्ट जोन रेफरेंस आता है। तो ये बहुत अच्छा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत सिंपल सा आंसर है। इसके बाद आता है ये, मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेडरिक जेम्सन से। अगर आप एग्जाम जा रहे हैं और आपने फ्रेडरिक जेम्सन नहीं पढ़ा, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों। फ्रेडरिक जेम्सन, बहुत पेपर में बहुत पहले एक क्वेश्चन आ गया था, इसने लेट कैपिटलिज्म वर्ड कॉइन किया था, ये भी आप नोट कर लो, लेट कैपिटलिज्म फ्रेडरिक जेम्सन के कॉन्सेप्ट है, लेट कैपिटलिज्म। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और क्या किया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया। इन्होंने बोला जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यानी कि हमारे जैसे इंडिया, ये जो टेक्स्ट और ये सब चीजें ना, ये अभी भी आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं, नेशनल आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, और हम इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल एलिगरी। जो इन्होंने रेफरेंस डाला था यहाँ पे नेशनल एलिगरी का, इसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ नेशनल एलिगरी। देखिए यहां पे लिखा था मैंने, द थ्योरी ऑफ नेशनल एलिगरी, ये कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, बाद में बहुत इशू बन गया था, और इशू का सॉल्यूशन आया था ये। एजाज अहमद ने बहुत जोरदार जवाब दिया था इनको, और ये कहा था कि तुम अभी भी अपने माइंडसेट, अपने आइडियाज हम पे लाके थोप रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लियर ही नहीं है। यानी कि इसका आंसर है ये, द नॉन वायबिलिटी ऑफ होमोजेनस नोशन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। अब सवाल आता है, सर हम पढ़ें क्या इसमें? पहले तो देखो, इसको पढ़ो, फ्रेडरिक जेम्सन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखी हुई हैं, लेट कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट है, वो सब पढ़ना है आपको। साथ में पढ़ना है एजाज अहमद, इनकी फेमस बुक्स हैं इन थ्योरी, इसके अलावा और कई बुक्स हैं।
अब दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई है, मैंने अभी अपने ऑफिस के अंदर भी एक पीडीएफ फॉरवर्ड किया, उनको बोला है कि मुझे प्रिंट आउट ला के दीजिएगा। वो कंट्रोवर्सी मुझे भी और डेप्थ में पढ़नी है। हाँ, अगर आप कमेंट्स में रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कंट्रोवर्सी मैं खुद पढ़ने के बाद आपको भी समझा दूंगा। उसे बोलते हैं कंट्रोवर्सी ऑफ नेशनल एलिगरी, थ्योरी ऑफ नेशनल एलिगरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर सॉल्यूशन का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको सीखने का बहुत कुछ मिलता है। अब देखिए, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शायद। ओके, अब हमारा क्वेश्चन यहां पे है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही फ्री का क्वेश्चन है। लॉन्जाइनस ऑन द सबलाइम कैसे लिखा गया है? तो जितने मेरे स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेक्चर्स याद हैं, लॉन्जाइनस इज द फर्स्ट ट्रू रोमांटिक क्रिटिक कॉल्ड बाय R.A. स्कॉट जेम्स। लॉन्जाइनस की फेमस बुक ऑन द सबलाइम को एपिस्टल टू टेसोस भी कहा जाता है। लेटर फॉर्म में लिखी गई है अपने दोस्त को, यानी कि एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखी गई है, एपिस्टल स्टाइल है ये। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने क्लासेस ली हुई हैं और आपने नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं, एज इट इज फ्री का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा। ये हम आपको पढ़ाते हैं जब आपको हम इंडियन इंग्लिश पढ़ाते हैं, स्पेशली इंग्लिश इन इंडिया, आपकी जो यूनिट 6 है। राजा राम मोहन राय वन ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्मर है। राजा राम मोहन राय इंडिया के फर्स्ट रिफॉर्मर हैं जिन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे। 1823 में उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्क लिखा था, और ये वर्क था 1823 का, जहां पे उन्होंने क्रिश्चियंस और जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड अप्रोचेस जो है वो बात की थी, उनके बारे में बात की थी, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बात की। प्लस उन्हें ये भी एहसास दिलाया कि आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे ऊपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा वर्क है। राजा राम मोहन राय, इन्हें फादर कहते हैं, फादर ऑफ बंगाली रेनेसां, फादर ऑफ बंगाली रेनेसां। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि इंडिया में कौन था जो अंग्रेजी की एजुकेशन, इंग्लिश की एजुकेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता था, तो राजा राम मोहन रॉय। लॉर्ड मैकॉले अंग्रेज था और राजा राम मोहन रॉय इंडियन थे। राजा राम मोहन राय ने बहुत सपोर्ट किया था कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन आना चाहिए। इन्हें फादर ऑफ बंगाली रेनेसां कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल का टॉपिक है मेरा, कल मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया है, जितने मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे होंगे, कल का टॉपिक है मेरा, कल मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है। ये बहुत ध्यान से देखना कैसे पढ़ाया था। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि क्लैरिसा जो नॉवेल है, ये क्लैरिसा हार्लो एक्चुअली 1747-48 के बीच में लिखा गया था। इंग्लिश का लॉन्गेस्ट नॉवेल है। ये मैंने कल पढ़ाया था। ऑफलाइन बैच, गूगल ड्राइव कोर्स, जो बच्चे गूगल ड्राइव कोर्स में हैं, जिन्हें ऑफलाइन की क्लास एज इट इज मिलती है, चेक करो अपने नोट्स। कल पढ़ाया था मैंने क्लैरिसा साहब के बारे में। मैंने आपको बताया था स्टोरी ऑफ अ वुमन मेकिंग हर करियर एंड लाइफ, लॉन्गेस्ट नॉवेल है। इसे ब्रोथल में ले जाके चुपचाप बेच दिया जाता है, ड्रग्स दे करके इसका रेप किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, रॉबर्ट लवलेस, ये वही कैरेक्टर होता है जिसको ड्रग्स दे के इसका रेप करता है और उसके बाद इसको ब्रोथल में ले जाके दे देता है। तो ये विलन कैरेक्टर है रॉबर्ट लवलेस, क्लैरिसा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, नोट कर लीजिएगा, भूलना नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छी बुक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन आसान नहीं है। मैं इसलिए बोलूंगा क्वेश्चन आसान क्यों नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखिए, जेएम सिंज आयरिश राइटर है। तो क्या आपने आयरिश राइटर अपने आप पढ़ा है? अगर आपने आयरिश राइटर अपने आप नहीं पढ़ा हुआ है तो जेएम सिंज से रिलेटेड बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। जेएम सिंज आयरलैंड के सबसे बेस्ट राइटर्स में से एक है। इनकी सबसे फेमस किताब है द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड क्रिस्टी मैहन का कैरेक्टर है। दंगे हो गए थे इस परफॉर्मेंस पे, सिर्फ दंगे हो गए थे, और W.B. ईट्स ने आके आयरलैंड की पब्लिक को क्रिटिसाइज किया था कि प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड की जो परफॉर्मेंस है उसे समझने के बजाय तुम भड़क रहे हो, दंगे कर रहे हो। इसी आदमी ने पैगनिज्म की फिलॉसफी डिस्कस की है। पैगनिज्म क्या है? नेचर इज गॉड, नेचर सब कुछ है, नेचर हमारा गॉड है। अब ये किस बुक में फिलॉसफी है? तो देखो, पहली बात, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर आंसर्स मतलब नहीं है। अब जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइडर्स टू द सी, हमने आपको पढ़ाया था, एक लेडी है मौर्या, और मैंने आपको ये पढ़ाया था उसके सारे बच्चे
फैमिली में उसका हस्बैंड और 5 बच्चे, 6 लोग समुद्र में डूब जाते हैं, लेकिन वो नेचर से इतनी कनेक्टेड है, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती है। उसे नेचर से रिलेटेड ब्लाइंड फेथ, क्लाउड्स, बादलों की गर्जना, हवाओं का चलना, सबसे मैसेज महसूस होता है। यहाँ तक कि लास्ट में जब वो अपने बेटे को इमेजिन करती है कि बार्टले एक घोड़े पे घूम रहा है, तो उसे पता चल जाता है कि बार्टले भी अब मरने वाला है। पैगनिज्म का बेस्ट एग्जांपल आता है द राइडर्स टू द सी। बूढ़ी औरत का नाम है मौर्या। वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, जरूर पढ़ना। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक चीज, बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाएगा ये। मैन एंड सुपरमैन जीबी शॉ की बुक है। फैमिली रियूनियन टीएस एलियट की है। द वाइल्ड डक, ये है नॉर्वेजियन राइटर जिसने लिखा है डॉल्स हाउस, हेनरिक इब्सन, उसकी बुक है। तो टेक्निकली ये तीनों बुक है ही नहीं जेएम सिंज की। तो वैसे भी अगर आपको नहीं आता है तो आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस और आपका आंसर सही हो जाएगा। मैन एंड सुपरमैन जीबी शॉ की बुक है। फैमिली रियूनियन टीएस एलियट की बुक है। द वाइल्ड डक हेनरी इब्सन की बुक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, सिर्फ इसमें छोटा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाते सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? हु एट्रीब्यूट्स, कौन कहता है कि उनकी जो नॉवेलिस्टिक नेगोशिएशंस है, यानी नॉवेल की जो राइटिंग स्टाइल है, पैटर्न है, ट्रेडिशन का, और जो मॉडर्निटी है, उसे आप कंपेयर कर सकते हैं डबल बर्डन से। वो कहता है जब मैं नॉवेल लिखता हूं ना, मेरे पे 2 बर्डन होते हैं, डबल बर्डन। पहला, एल्प्स ऑफ यूरोपियन, क्योंकि मैं यूरोपियन लाइफ से कनेक्टेड हूं, और हिमालयन ऑफ माई इंडियन पास्ट, यानी एक ऐसा राइटर जो इंडिया में भी रहा हुआ है और यूरोप में भी रहा हुआ है। अगर आप इन सारे राइटर्स को पढ़ेंगे तो सिर्फ एक राइटर ऐसा है जो इंडिया में बॉर्न हुआ बट इंडिया में रहता नहीं था। ही गॉट मैरिड टू अन यूरोपियन वुमन, वो यूरोप में रहने लगे थे, शिफ्ट हो गए थे। इनकी बहुत प्यारी किताब है द सर्पेंट एंड द रोप, बहुत प्यारी लव स्टोरी है। मैडलिन, लक्ष्मी का कैरेक्टर मैंने क्लास में पढ़ा है। इंडियन इंग्लिश में मैं ये पढ़ा चुका हूँ और मैंने आपको बताया भी था कि मैडलिन से अलग हो जाते हैं, लक्ष्मी से शादी नहीं कर पाते हैं और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इनकी पर्सनल लाइफ पे बेस्ड है। सो जो मैन जो यूरोपियन और इंडियन की बात कर रहा है वो मुल्कराज आनंद है। ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये आसान क्वेश्चन है, ये फ्री का क्वेश्चन है। फ्री का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और अगर मेरे बच्चे ने पढ़ा हुआ है, मेरे स्टूडेंट ने पढ़ा है, तो फिर तो बात ही खत्म। टच स्टोन मेथड किसने डेवलप किया है? जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कुछ नहीं करना है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मैथ्यू आर्नोल्ड का टॉपिक उठा लो, क्योंकि अगर टच स्टोन नहीं पढ़ाया तो फिर मैथ्यू आर्नोल्ड पढ़ाया ही नहीं मैंने। इसका टच स्टोन मेथड पढ़ाया है, मैथ्यू आर्नोल्ड का है, स्टडी ऑफ पोइट्री का कॉन्सेप्ट है। ये आपका राइट आंसर है। स्टडी ऑफ पोइट्री की बुक से लिया गया है, बुक का नाम है स्टडी ऑफ पोइट्री। और जो मेरे दोस्त मुझे महाराष्ट्र से देख रहे हैं, शायद पहली बार देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, स्टडी ऑफ पोइट्री के बाद ये भी ध्यान रखना कि मैथ्यू आर्नोल्ड टच स्टोन का जब एग्जाम्पल देता है तो हैमलेट के जो मरते हुए वर्ड्स हैं, हैमलेट्स डाइंग वर्ड्स टू होरेशियो, हैमलेट्स डाइंग वर्ड्स टू होरेशियो, इसका एग्जाम्पल लेता है। वो बोलता है कि ये जो है ये टच स्टोन का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर नेट का क्वेश्चन पेपर आएगा, टफ क्वेश्चन पेपर आएगा, तो बोलेंगे हैमलेट्स डाइंग वर्ड्स टू होरेशियो आर द एग्जाम्पल ऑफ टच स्टोन। या मैथ्यू आर्नोल्ड ने टच स्टोन के लिए किसका एग्जाम्पल लिया था? ये आपका राइट आंसर होगा। इसको अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, फ्रेश बैच 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। क्रैश कोर्स है, 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा प्रॉपर। और अगर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको जुलाई से दिसंबर अगले 6 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप ज्वाइन करते हैं, इनकेस अगर आपका मिस हो गया या आपके नेट में जो स्कोरिंग है वो 3rd कैटेगरी स्कोर है, अच्छा स्कोर नहीं है, तो पैसा दोबारा नहीं लगाना है। जुलाई से दिसंबर 2024 6 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी सेम फीस में आपको क्रैश कोर्स मिलेगा 3 महीने, प्लस आपको अगले 6 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट, बशर्ते आपको मेरी तरह पढ़ना हो। और एक चीज़ और, जिस तरह मैं आज पब्लिकली आपको पेपर सॉल्व करके दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पेपर, नॉर्थ ईस्ट सेट हो, चाहे लद्दाख सेट हो, चाहे महाराष्ट्र सेट हो, चाहे कहीं का कोई सेट एग्जाम हो या नेट एग्जाम हो, ये आपको आपके रजिस्टर्ड प्राइवेट क्लासेजेस में सारे पेपर मिलेंगे। सोचो आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपने 15-20 पेपर तो प्रैक्टिस किए हैं विनीत सर के साथ। तो जो लोग सोचेंगे पेपर कहाँ से आ रहा है, वो आपको घर बैठे आता होगा। बस मेहनत आपकी है, पढ़ना आपको पड़ेगा। चलिए फुको देखिए क्या कह रहा है। फुकोल्डियन अंडरस्टैंडिंग में पावर की बात कर रहा है।
मिशेल फूको एक ऐसा आदमी था जो कहता था कि हर चीज के पीछे दो ही चीज होती है, पावर, नॉलेज। पावर से नॉलेज आता है, नॉलेज से पावर आता है। ये दो चीजें, इन्हीं का सर्कुलर प्रोसेस सब कुछ स्टैंड करवाता है। अब ये बात कर रहे हैं पावर इसके अकॉर्डिंग क्या है। क्या वो स्टेट अपैरेटस है, लुइस अल्थुसर का कॉन्सेप्ट? नहीं, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अ प्रोडक्टिव नेटवर्क दैट रन्स थ्रू द होल सोशल बॉडी, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन 100% इसको हम सही नहीं मान सकते। अ नेगेटिव इंस्टेंट, नहीं, नेगेटिव तो है ही नहीं, नेगेटिव की तो बात ही नहीं करता है। तो अब देखते हैं सेंटर्ड अपॉन द पॉलिटिकल बॉडी ऑफ द सोवरेन। अब हम बात करते हैं क्या ये सही है? नहीं, ये भी 100% सही नहीं है। आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन, या तो ए या सी। देखिए, या तो ये वाला या ये वाला। अब कंपेयर करो, सेंटर्ड अपॉन द पॉलिटिकल बॉडी, नहीं, पावर किसी पॉलिटिकल बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। पावर जो है वो किसी भी सोर्स पे कहीं से भी आ सकती है। पॉलिटिक्स इज द रिजल्ट ऑफ पावर। कोई गरीब आदमी पॉलिटिक्स में जाके पावरफुल नहीं बनता, बहुत रेयर केस होता है। जो अमीर होता है, पैसा बहुत है, जमीन जायदाद बहुत है, घर में लड़ने के लिए 10-12 बेटे हैं, वो गांव का नेता बनता है, फिर मोहल्ले का नेता बनता है। तो पॉलिटिक्स के लिए पावर पहले से ही होता है। अब देखो, प्रोडक्टिव नेटवर्क दैट रन्स थ्रू द होल सोशल बॉडी, होल सोशल बॉडी में भैया पॉलिटिक्स भी आती है, एजुकेशन भी आता है, पेट्रियार्की भी आती है। ये आंसर इसके मुकाबले ज्यादा सही है। तो मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए मैंने वो रेफरेंस दोनों लिए। आपका आंसर सी जो है वो ज्यादा सही है। ये आपका फाइनल आंसर होगा विद अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34। ये फ्री का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसके लिए तो मैं महाराष्ट्र साइड वालों को थैंक यू बोलूंगा। जितने स्टूडेंट्स ने कल्चरल स्टडीज पढ़ा हुआ है, आपने अगर कभी भी कल्चरल स्टडीज पढ़ा हुआ है, तो अगर कल्चरल स्टडीज का बर्मिंघम स्कूल आप जानते हो, CCCS, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज बर्मिंघम, तो आप जानते होंगे कि रिचर्ड हॉगर्ड एंड स्टुअर्ट हॉल सबसे पहले डेवलपर हैं कल्चर स्टडीज के। तो रिचर्ड हॉगर्ड एंड स्टुअर्ट हॉल की बहुत प्यारी बुक है, वेस्ट एंड द रेस्ट, बहुत अच्छी बुक है इनकी। दोनों रिलेटेड हैं कल्चर स्टडीज से। बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। बोल बोल के मेरा गला भी थक गया है दोस्तों। एक ही बार में सिंगल पेपर सॉल्व करना तो मुझे पता बहुत मुश्किल है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 35। ब्यूटीज इन वेन देयर प्रिटी आईज में रोल, चार्म स्ट्राइक द साइड बट मेरिट विंस द सोल। पहले तो बहुत प्यारी लाइन है कि किसी की खूबसूरती दूसरों की आंखें जरूर भटका सकती हैं। हमें लगता है कि कोई बहुत खूबसूरत तो होता है, हमारी आंखें पड़ती हैं, हम आंखें जरूर इसे बोलते हैं नयन सुख, है ना, बच्चों की लैंग्वेज में, कॉलेज वाली लैंग्वेज में। बट चार्म स्ट्राइक द साइड, खूबसूरती नजर को लगती जरूर है, लेकिन आत्मा, मेरिट विंस द सोल, आत्मा सिर्फ आपकी क्वालिटी जीत सकती है। बहुत खूबसूरत लाइन है, और जितने मेरे स्टूडेंट्स वो जानते हैं कि पोप ने, अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक में जितनी अच्छी लाइंस की बात की वो सारी क्लैरिसा ने बोली है। तो ये लाइन जो है ये कैंटो 5 से है, ये बोला गया है क्लैरिसा के द्वारा। क्लैरिसा जो है पोप की माउथ पीस है। अब मैं आपको बताता हूं खास बात। जब ये वो लाइट जब क्लैरिसा ये लाइन बोलती है कि ये शो ऑफ, ये ब्यूटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असली चीज होती है आपका दिल कैसा है, आपका नेचर कैसा है। तो ये सुनते ही बेलिंडा जो है वो तो गुस्सा हो जाती है, ठीक है। तो बेलिंडा गुस्सा हो जाती है, और थैलेस्ट्रेस वो नाक सिकोड़ती है उसको दिखा के, नेक्स्ट वो भी उसको एक ग्रिम लुक देती है। तो याद रखना, लाइन जो है वो बहुत अच्छी लाइन है, क्लैरिसा ने बोली है, लेकिन सुनने के बाद बेलिंडा गुस्सा हो जाती है और ये भी अपना मुंह सिकोड़ लेती है। तो ये है दोस्तों। अभी मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि बहुत, एक तो 100 क्वेश्चंस है, प्लस साथ ही में मैं CUET PG पे भी काम कर रहा हूँ। तो अब जो अगला वीडियो अपलोड होगा वो 2-2.5 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कोशिश करूंगा अगली बार मैं पूरा पेपर निपटा दूं। साथ में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, जैसे पेपर अब आएगा 36, 37, ये जो होगा आप पेन पेपर लेके बैठेगा, क्योंकि कुछ अब बड़े क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो बड़े क्वेश्चंस के लिए बहुत सारी टर्म्स ऐसी होंगी जो मैं आपको हाथों हाथ लिखवा दूंगा। अच्छा, इसके साथ में एक चीज आपको दोबारा से बोलना चाह रहा था, आप इस पर नोट कीजिएगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार के लिए, आप ध्यान से देखिएगा, फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारा अभी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है।
क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। क्रैश कोर्स की डेट है 20 अप्रैल, ये लास्ट डेट है, इसके बाद हम एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि फिर एग्जाम बहुत पास आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए पहली चीज, हम आपको ऑनलाइन क्रैश कोर्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलोंग विद PYQs इन पे फोकस करेंगे, यानी कम समय पे सेलेक्टिव चीजों पे काम करेंगे, वो क्वेश्चन जो नेट में सेट में बार बार आते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे लिटरेरी थ्योरी से डरते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है लिटरेरी थ्योरी क्या है, कल्चर स्टडीज क्या है, कैसे होगा, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम इसमें आपको सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे। अब वो कैसे देंगे, लिटरेरी थ्योरी और कल्चर स्टडीज की जो क्लासेस हम ऑफलाइन बैच में देते हैं, यानी जो मैं दिल्ली में जो 50-60 बच्चे सामने बैठ के मेरे पढ़ते हैं, जहां मेरी 3-3 घंटे क्लास होती है, 4 आवर्स क्लास होती है, ऑफलाइन बैच में जो लिटरेरी थ्योरी क्लासेस मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा 3-3 घंटे 4-4 घंटे, वो लाइव लिंक्स आपको मिलेंगे जो क्रैश कोर्स के अंदर है। यानी आपको अलग से थ्योरी पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चे यहां डरते हैं, यहां परेशान होते हैं, ये दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अप्रॉक्स 15 के ऊपर क्लासेस हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे क्लास है, तो लगभग 60-70 घंटे की क्लास है, 60 to 70 आवर्स। ये एज इट इज आपको ऑफलाइन बैच मिलेगा, यानी कि गूगल ड्राइव स्टाइल मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस जो आपको लाइव सेशंस या बाकी जो पीडीएफ्स वगैरह हैं या प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपके पास एक सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है कि बेस्ट प्रिपरेशन के बाद अगर सिलेबस चेंज हो या सिलेबस ना चेंज हो, दोनों सिचुएशन में जुलाई से दिसंबर 2024 आपके लिए टोटली फ्री है, आपके लिए फ्री रहेगा। सिर्फ ये है कि जो बच्चा क्रैश कोर्स में रजिस्टर्ड है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, और उसमें भी 20 अप्रैल लास्ट डेट है। तो ध्यान रखिएगा, जुलाई से दिसंबर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर सिलेबस चेंज हो गया तो भी आपको डरना या घबराना नहीं है। अगर हमने आपको कमिटमेंट दी है फ्री, तो वो फ्री ही रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है, हाउ टू ज्वाइन। आपको कुछ नहीं करना है, आज ईद का दिन है, छुट्टी भी है, मैं खुद इस नंबर को हैंडल कर रहा हूं। आप अपनी सारी क्वेरी, सारे कंफ्यूजन्स यहां डाल सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस नंबर पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो मैक्सिमम 2 घंटे में आपके सामने होगा। आज के दिन ही महाराष्ट्र सेट पूरा सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट्स में बताना क्या मेरा सॉल्यूशन का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, क्या आप इसी तरह से और सॉल्यूशन चाहते हैं। कमेंट्स में आपके जरूर पढ़ूंगा और मैं खुद रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र।